और एग्जैक्टली बेरियाट्रिक सर्जरी में होता क्या है? ये बहुत इंपॉर्टेंट और अच्छा क्वेश्चन है, क्योंकि जब हमारे कन्वेंशनल मेथड्स ऑफ वेट लॉस काम नहीं करते तो हम बेरियाट्रिक सर्जरी के बारे में डेफिनेटली सोच सकते हैं. द कॉमनली यूज्ड एंड वेरी इफेक्टिव वेट लॉस सॉल्यूशन इज गैस्ट्रिक बलून. अभी तो स्वॉलो पिल बलून करके बलून आया है जिसके लिए कोई एनेस्थेशिया भी नहीं लगता. With the help of a doctor, you can swallow the balloon in the pill form, and then it can get inflated into the abdomen, and you can walk home after the procedure. ये हमारे पेट में 3.5-4 महीने रहता है और अपने आप डिसॉल्व होके मोशन से निकल जाता है, और इससे रफली 10 to 15 kgs वेट लॉस होता है. एक्सीलेंट. तो इसका मोड ऑफ एक्शन क्या है डॉक्टर? सो स्वॉलो पिल बलून और फॉर दैट मैटर गैस्ट्रिक बलून वर्क ऑन द मेथड ऑफ रिस्ट्रिक्शन एंड सटाइटी. क्योंकि हमारे खाने की थैली स्टमक का सिग्निफिकेंट पार्ट ये बलून भर लेता है, तो उससे उसका स्टमक का गैस्ट्रिक एम्प्टिंग कम होता है. पेशेंट्स फील फुल फॉर अ गुड अमाउंट ऑफ टाइम, और उसके वजह से दे टेंड टू ईट लेस. अगेन जो हमने ओज़ेम्पिक मोंजारो में डिस्कस किया वही बलून के साथ भी वैलिड है कि बलून तो 4 महीने रहेगा, उससे आप 12-15 kgs लूज कर लोगे. उसके बाद आपको डाइट और एक्सरसाइज का डिसिप्लिन लाइफ लॉन्ग मेंटेन करना पड़ेगा. बलून के बाद कॉमनली परफॉर्म जो बेरियाट्रिक सर्जरीज के टाइप्स है उसको हम ब्रॉडली 2 कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं. एक विच इज कॉल्ड एज रिस्ट्रिक्शन एंड दूसरा विच इज कॉल्ड एज माल एब्सॉर्प्शन. जो रिस्ट्रिक्शन सर्जरीज है उसमें हमारे खाने के थैली स्टमक का पोर्शन हम छोटा कर लेते हैं और बाकी जो स्टमक है हम बॉडी से परमानेंटली निकाल देते हैं. इसे हम स्लीव गैस्ट्रेक्टोमी कहते हैं. जो माल एब्सॉर्प्टिव प्रोसीजर्स है उसमें हम खाने के थैली का एक छोटा थैली बनाते हैं और उसको हमारे स्मॉल बाउल छोटे आंतड़े को जाके जोड़ देते हैं. तो इससे रिस्ट्रिक्शन भी होता है और माल एब्सॉर्प्शन भी होता है. द बिगेस्ट एडवांटेज ऑफ माल एब्सॉर्प्टिव प्रोसीजर्स इज दे आर रिवर्सिबल, क्योंकि हम जो बाकी का स्टमक है वो बॉडी से निकालते नहीं है. तो वी हैव एन विंडो ऑफ सेफ्टी काइंड ऑफ थिंग दैट कल अगर मैं चाहूं तो मैं हमारी एनाटॉमी वापस ओरिजिनल कर सकती हूँ. तो रिस्ट्रिक्शन एंड माल एब्सॉर्प्शन ब्रॉडली ये 2 ग्रुप्स में बेरियाट्रिक सर्जरीज को डिवाइड किया जा सकता है. और इसके लिए राइट कैंडिडेट कौन है? मतलब आप कैसे डिसाइड करोगे कि ओके दिस इज द राइट कैंडिडेट फॉर डूइंग बेरियाट्रिक सर्जरी? सो गैस्ट्रिक बलून यूजुअली इज डन इन पीपल हु हैव एडिशनल वेट ऑफ 10 to 15 kgs. हमारे पास काफी सारी ऐसी यंग गर्ल्स आती है हु आर प्लानिंग फॉर अ मैरिज एंड दे वांट अ वेट लॉस इन द नेक्स्ट फ्यू मंथ्स. बट अगेन कैवेट यही है कि हम उनको कहते हैं कि आप मैरिज में तो अच्छे दिखोगे, जो सारे लोगों का मैरिज के बाद का ट्रांसफॉर्मेशन है उस पर ध्यान रखना. तो उससे 10-12-15 kg अच्छे से कम हो जाते हैं. somebody who has a excess weight of more than 30 kgs than his ideal weight, जहाँ पे BMI goes to around 35 to 40. तो अगर 35 BMI है, उसके साथ डायबिटीज है, ब्लड प्रेशर है, जॉइंट पेन है, ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया है, गैस्ट्रिक रिफ्लक्स है, फैटी लीवर है, हार्ट के ब्लड प्रेशर के कोई प्रॉब्लम्स है, ऐसे देयर आर 28 डिफरेंट डिसीजेस. तो उसमें बेरियाट्रिक सर्जरी का हम डेफिनेटली सोच सकते हैं. और अगर कोई भी बीमारियां नहीं है लेकिन हमारा जो एक्सेस वेट है जो BMI 40 के ऊपर जाता है, तो वहां पे भी डेफिनेटली बेरियाट्रिक सर्जरी सोच सकते हैं. और हम क्यों ये सोचते हैं? क्योंकि 35-40 BMI में डाइट एक्सरसाइज ये दोनों चीजें खाली करके achieving a weight loss is little challenging. Yes, it is. Weight loss needs consistent diet and exercise. आप जब 40 BMI के ऊपर चले जाते हो तो the excess weight in you is around 50 kgs. It's like you are carrying a one backpack on your back and trying to do exercise. Correct. तो इसमें the individual becomes very vulnerable to injuries. तो क्योंकि हमें ये injuries की रिस्क नहीं होनी चाहिए, इसलिए इतने ज्यादा वजन के साथ एक्सरसाइज यूजुअली रिकमेंडेड नहीं रहता है. Correct. और वहां पे बेरियाट्रिक सर्जरी अच्छे से काम कर सकती है. सो ये एक स्टेपिंग स्टोन हो जाता है उनके लिए लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन करने के लिए. और उसके बाद मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए यही है कि डाइट में क्या क्या चीजों पे ध्यान देना है बेरियाट्रिक सर्जरी से पहले और बेरियाट्रिक सर्जरी के बाद? ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है और शायद मेरे ख्याल से इस क्वेश्चन का मेरे से अच्छा जवाब आप ही दे सकोगे. लेकिन एज अ बेरियाट्रिक सर्जन मैं कुछ चीज़ों पे लोगों को डेफिनेटली
बोलना चाहूंगा कि 3 चीजें हमारी डाइट की बहुत इंपॉर्टेंट है। उसमें से सबसे इंपॉर्टेंट चीज है प्रोटीन। मोस्ट ऑफ अस इंडियंस, मैं कहता हूं, वी आर नॉट वेजिटेरियंस, वी आर कार्बेटेरियंस। आप अगर हमारा फूड प्लेट देखोगे तो उसमें 90% फूड इज सम और अदर वे रिलेटेड टू कार्बोहाइड्रेट्स। इट इज आप अगर पुराने जमाने में जाओगे तो हमारी जो फूड प्लेट्स रहती थे उसमें प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट्स का बहुत अच्छा बैलेंस रहता था। सिंपल और फाइबर भी होता था। हाँ, सिंपल चीजें जैसे दाल खिचड़ी वाज अ कॉम्बिनेशन ऑफ फाइबर प्रोटीन एंड कार्बोहाइड्रेट। अभी आई डोंट नो हाउ बट ये उसका प्रोटीन धीरे धीरे माइनॉरिटी में चला गया है और श्रिंक हो गया है। तो हमने, कोई भी हमारे सामने फूड प्लेट आए तो हमें ये सवाल पूछना चाहिए कि मेरे फूड प्लेट में प्रोटीन क्या है। करेक्ट। और आज तो इट इज वेरी इजी टू अंडरस्टैंड। आप गूगल पे जाओगे, चैट जीपीटी को पूछोगे कि कौन से प्रोटीन के ऑप्शन है तो इजीली पता चल सकता है। तो प्रोटीन इज वन विच एवरीबडी शुड फोकस ऑन इन देयर डाइट in whichever way they can। अगर नहीं तो they can take supplements of proteins। then मुझे ऐसे लगता है कि हमारे खाने में माइक्रोन्यूट्रिएंट्स की भी काफी डेफिशिएंसी बन रही है। तो हमने कॉन्शियसली माइक्रोन्यूट्रिएंट्स पे फोकस करना चाहिए। और अगर लगता है कि माइक्रोन्यूट्रिएंट्स डेफिशिएंट है तो देयर इज नो हार्म इन टेकिंग B12 and D3 supplements very regularly, because having them in our metabolism reduces हमारा oxidative stress and increases the energy levels। at the same time हमने ये भी देखना चाहिए कि हमें ये पता चलता है कि अगर हमने कार्ब रिच डाइट खाया तो हमें बहुत जल्दी भूख लगती है। करेक्ट। तो हाउ कैन वी प्रोलॉन्ग अवर सटाइटी, और ऐसे कौन सी चीजें हैं जो हमारी सटाइटी प्रोलॉन्ग कर सकती है। तो एज अ बेरियाट्रिक सर्जन, मैं बेसिकली सर्जन भी हूँ, तो मेरे पास काफी सारे पेशेंट्स कॉन्स्टिपेशन की कंप्लेंट से आते हैं। ये बहुत कॉमन हो गया है। करेक्ट। और इसका कारण लैक ऑफ फाइबर इन अवर डाइट। तो फाइबर, प्रोटीन एंड माइक्रोन्यूट्रिएंट्स, इन चीजों पे अगर हम ध्यान रखेंगे हमारी फूड प्लेट में तो हम अच्छे से हमारा लाइफ जी सकते हैं। करेक्ट।